हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक में। तो हम लोग सॉल्व कर रहे चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले छोटे छोटे 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट होंगे यार वो लेक्चर, देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 1 से लेकर के अब तक देख लें ताकि आपको चैप्टर नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इस वाले लेक्चर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं ले रहा है, देखो छोटे लेक्चर हैं इसलिए हम उसमें टॉपिक भी 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टॉपिक ले लेते हैं। तो इसके अंदर भी जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। दूसरा है इसी का एक सब पार्ट है जिसका नाम है डिस्टेंस कवर्ड एज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो आप फर्स्ट वाले पॉइंट के अंदर ही इस चीज़ को समझ लेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर भी गाइस 2 तरह के आते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। आपको मैंने इससे लास्ट लेक्चर में एक्चुअल में पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बताया था, बहुत अच्छा था और वो भी इतना टफ नहीं था, ईजी था। तो सिमिलरली कुछ अब आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी ऐसा ही रहेगा। चलो देखते हैं सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ किस तरह से दिखता है। देखते हैं, इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर किसके लिए है ये आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि इसमें तो आपको डाउट होगा नहीं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। बात कर रहे हैं वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं किसको है। यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें ना तो कोई एक्सेलरेशन है न किसी तरह का वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही दौड़ता चला जाएगा, उसकी वेलोसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप एक तरह के ऑब्जर्वर हैं और कोई बंदा जा रहा है अपनी एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, आप उसको देख रहे हैं, अच्छा जा रहा है, तो आप उसकी जर्नी को थोड़ा सा कट कर लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात कर लो। तो लेट अस सपोज कि कोई बंदा जा रहा है और आपने उसकी जर्नी को ए से बी तक बस स्टडी के लिए यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया कि यार मुझे ए से बी तक इसकी स्टडी चाहिए। तो जाहिर सी बात है ए पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। लेट अस सपोज कि वो वेलोसिटी क्या है, v0 है। आपके जो स्टडी वाले पॉइंट है उसका शुरुआती वेलोसिटी होगी वो। अब आपका जो एंडिंग पॉइंट है स्टडी का वो है b। तो चूंकि इसकी वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगी जो इनिशियल वेलोसिटी थी। क्यों रहेगी? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का केस है। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दे, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आपको कुछ लेना पड़ जाएगा। मैं टाइम ले रहा हूँ एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को, तो ये मेरे पास टाइम वाला आ गया, इसको आपने टी कह दिया। और ये आपका आ जाएगा वाई एक्सिस की तरफ को वेलोसिटी। अगर आप इस स्टडी को जहां से आपने ए से बी तक देखा, इसमें अगर ए पॉइंट पे टाइम देखो तो लेट अस सपोज वो t1 होगा और बी पॉइंट पर अगर टाइम देखोगे तो लेट अस सपोज वो t2 होगा। टाइम तो चेंज हुआ लेकिन वेलोसिटी में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ा इजी क्या है, जब आपने स्टडी की बात कर ली ए से बी तक तो इसका कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आता है कि यार टाइम तो इंक्रीज हुआ बट वेलोसिटी में किसी तरह कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वेलोसिटी फिक्स है और दैट इज v0 कह दो, v कह दो, u कह दो, जो भी आप कहना चाहो, ये उसकी वेलोसिटी है। तो इसमें आपने ये देखा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का वो एक पैरेलल लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक पैरेलल लाइन है ना। v0 वेलोसिटी वाली एक्सिस पर परपेंडिकुलर है जबकि टाइम एक्सिस के साथ ये क्या है, पैरेलल है। तो जब भी आपसे पूछे कि किस तरह का ग्राफ बनता है तो भाई एक पैरेलल लाइन आती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है बट वेलोसिटी वाली एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होती है। तो आप ये थोड़ा सा बेसिक इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला पॉइंट, अच्छा है। मैं इसमें सपोज वोज तो नहीं कर रहा कि सपोज दैट मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, डायरेक्ट जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ। पॉइंट क्या है मैं बता देता हूँ।
VT graph for uniform motion is always a straight line. अब ये स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है? आप कहोगे टाइम एक्सिस के. A straight line parallel to टाइम एक्सिस. इसका मतलब आपको समझा चुका हूं सब कुछ, ठीक है भाई. तो ये तो आपने यहां से एक पॉइंट लिख दिया. दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसमें वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा. सपोज दैट मैं इसको रफ कर देता हूं, अंडू कर देता हूं. सपोज दैट मैंने टाइम पर ए से बी तक स्टडी किया था, तो उसको ले लेते हैं. तो सपोज दैट ये आपका टाइम जो था वो t1 था और ये आपका टाइम t2 था. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था. आपने यहाँ स्टडी किया. यूनिफॉर्म मोशन में मैंने ए से बी तक 2 पॉइंट ले लिए और यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था. आपने यहाँ भी देख लिया कि टाइम तो चेंज हुआ बट वेलोसिटी में किसी तरह कोई इंक्रीमेंट नहीं आया. ये वाली बात आपने नोटिस कर ली. अब मैं यहाँ से क्या चीज़ नोट करना चाह रहा हूँ? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये मैं नोट करना चाह रहा हूँ. अब वो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि ये इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ग्राफ पे किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्राफ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्योंकि जो ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे भाई वो आपको ग्राफ पे ही देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी. तो उसके मेथड को समझो. तो जब भी आप निकालना चाहोगे तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझो. जब भी आपसे वेलोसिटी की बात की गई थी तो आपने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये वेलोसिटी की टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो इससे ये पता लगा जब जब वेलोसिटी वाले कोऑर्डिनेट की टाइम कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा जो वैल्यू निकल कर आती है वो किसकी आती है? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की. तो यहाँ पर आपने यही किया, वेलोसिटी की टाइम के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्योंकि मजबूरी है, वेलोसिटी की टाइम के साथ ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो रही है, तब जाकर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो डिस्प्लेसमेंट की निकल कर आएगी. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ई से ए से बी तक जब आप गए हो तो कितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रैवल किया, तो वो निकालने के लिए आपको वेलोसिटी और टाइम एक्सिस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो देगा एरिया. एरिया कुछ इस तरह का. तो ये होता है एरिया अंडर द कर्व. तो गाइस एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम एक्सिस पर या वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर वो हमेशा या तो डिस्टेंस को बताता या फिर डिस्प्लेसमेंट को बताता. यहाँ आपको सिंपल सा पता लग रहा है किस चीज़ को बता रहा. तो मैं यहाँ इस पॉइंट को लिख देता हूँ. लिखने की वजह से मैंने ये समझाया था. मैं क्या कह रहा हूँ? एरिया अंडर द ग्राफ या अंडर द कर्व या एरिया अंडर द कर्व बोल दो, ग्राफ बोल दो, है ना, या स्ट्रेट लाइन बोल दो. एरिया अंडर द स्ट्रेट line always gives the distance या फिर डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ही देगा या फिर क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट. चूंकि स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जस्ट इक्वल होती है. तो ये वाली बात आपने समझ ली. इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ आपको यही बात ही याद रखनी है और ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना. तो इसका निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? इसका एरिया निकाल लेते हैं. क्या निकालते हैं? एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन. तो कैसे निकालोगे? एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपको जो ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, जो भी क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको लेंथ की वृद्धि के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जिसको आप लंबाई इंटू चौड़ाई कहते हो. तो लंबाई देखो आपकी कितनी है. सपोज दैट वो ए बी है और चौड़ाई कितनी है? ए बी तो हो गई लंबाई, चौड़ाई हो गई आपकी. या तो आप कह दो A-T1, इसको O का ओरिजिन, A-T1 कह दो या फिर कह दो B-T2, दोनों बराबर है. A-T1 या फिर B-T2, तो आप कह दोगे A-T1. तो आपने ए बी की मल्टीप्लाई A-T1 से करी. अब मुझे बताओ ए बी है क्या? ए बी ए से बी तक, ये ए बी जो है इसको आप देखो, ये ए बी है क्या? ए बी निकालना चाह रहा हूँ. तो ये ए बी जो है वो एक्चुअल में T2 माइनस T1 है. तो इसको आप कह दोगे T2 माइनस T1. ठीक है. टाइम का डिफरेंस हो गया.
कि ये टाइम डिफरेंस था T1 और T2, आप यहाँ से यहाँ तक गए थे, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1, तो ये टाइम जो है ये है T2 माइनस T1, ठीक है। AT1 क्या है? AT1, तो ये आपने देखा ये V नॉट इंटू ओ है, ये आप इसको ऐसे ही रहने दो AT1 की फॉर्म में, A इंटू T1। हालांकि AT1 की जो वैल्यू है अगर इसको आप पुट करना चाहोगे तो ये निकल कर आएगी V नोट, क्योंकि ये देर रहा V नोट, तो ये AT1 की वैल्यू डायरेक्ट रख दो V नोट। अब मुझे एक बात बताओ, V नोट की मल्टीप्लाई हो रही है टाइम से, मतलब एक तरह से वेलोसिटी ने मल्टीप्लाई किया टाइम इंटरवल से, तो ये वैल्यू देकर क्या जाएगी? मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ये था आपके पास T2 माइनस T1 और ये V नोट। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ने मल्टीप्लाई करी है टाइम इंटरवल के साथ, तो ये देकर क्या जाएगी? कौन सा डायमेंशन देके जाएगी? ये देके जाएगी आपका डिस्प्लेसमेंट। हेंस T2 माइनस T1 को आप ये डेल्टा टी कह सकते हो, डेल्टा टी कह दो, और लेट अस सपोज, मैं इसको सपोज कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के लिए। T2 माइनस T1 इसको आपने कह दिया T, तो आपके पास जो ऊपर वाला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा T इंटू वी नोट। और मुझे बताओ V नोट की अब T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देकर क्या जाएगा? आपको बता चुका हूँ, सिंपल सा ही देकर जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। तो आपको ये पता चल चुका है जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो किस चीज़ को देकर जाता है? हमेशा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला था, एक्चुअल में ये हैचिंग वाला पार्ट जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। बस इतना समझना है आपको। कुछ टफ है इसके अंदर? बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने फर्स्ट पार्ट बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन अब किसके लिए पढ़ेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब आपको डेफिनेशन पे जाना है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो ये डेफिनेशन पे जाना ही बहुत बेहतर है। अगर नहीं जाओगे तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। लिख देता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपने पढ़ रखा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब भी होती है तब उसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में इक्वल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर सपोज दैट आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाली है वो 1 से होने वाली है। कैसे? लेट अस सपोज कि आपके पास शुरुआत में वेलोसिटी थी 5 और आपके पास एक्सीलरेशन चल रहा 1 का, तो अब जो अगले सेकंड में वेलोसिटी होने वाली है वो होने वाली है 6, फिर उससे अगले सेकंड में जो वेलोसिटी होने वाली है वो होने वाली है 7, फिर उससे अगले सेकंड में जो वेलोसिटी होने वाली है वो होने वाली है 8। इसी तरह चलती रहेगी 9, 10, 11, 12। ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए हो रहा भाई? आप चेक कर लो कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देखो 1 नहीं आ जाएगा, जो कि एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। 1 सेकंड में जो भी चेंजेस आते हैं वेलोसिटी में, वही तो आपका एक्सीलरेशन बनता है। सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी, वैसे आपने यहाँ कुछ सोल्व करके देख लिया। अब जब भी आपने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात करोगे तो इसका मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर इक्वल चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात क्या समझोगे? दूसरी बात ये समझोगे कि इस केस में वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। तो इसको देख लेते हैं, ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस चीज़ को? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपने क्या किया, आपने पहले की तरह ही ग्राफ रिप्रेजेंट करना है अपना। क्या करना है? ग्राफ ले लीजिए। ये टाइम एक्सिस हो गई, ये टाइम एक्सिस है और ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है। अब आप जो है किसी थर्ड पर्सन को एज्यूम करोगे, वो मूव कर रहा होगा। जब वो मूवमेंट में होगा, जब वो मोशन में होगा, तो मोशन में आप उसकी किसी भी जर्नी का आप ए से बी तक देखोगे। जब आप ए पर देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ए पर आपके हिसाब से वो स्टार्ट ही हुआ हो, नहीं, आपके हिसाब से तो वो चलता हुआ आ रहा होगा। तो मैं उसी ए को देख रहा हूं, तो लेट अस सपोज कि ए पर उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो मैं उसको एकदम रफली यहां बना कर दिखा देता हूं कि आपने उसकी पूरी जर्नी के कुछ हिस्से को कट कर दिया और ये जो है ए पॉइंट है एंड ये जो है बी पॉइंट है। यहां पर जो उसकी वेलोसिटी है, लेट अस सपोज कि ये वी नोट है, या वी नोट ना कह करके वी1 कह दो, और यहां पर वेलोसिटी जो है वो वी2 है।
ए पॉइंट पर जब आप वेलोसिटी देख रहे हो जिसको आपने v1 कहा, तो लेट अस सपोज कि यहाँ टाइम कितना t1 है एंड यहाँ पर टाइम कितना है t2 है। ये सारी बातें होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी भी लगातार बढ़ रही है तो टाइम भी लगातार बढ़ रहा है। बट ये चेंजेस रहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल ही चेंज आते हैं। तो उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप देखोगे कि यार मैं जब शुरुआत में देख रहा था तो शुरुआत में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में भी इक्वल चेंजेस आने शुरू हो गए। तो आपने इसकी जर्नी को कट कर दिया यहाँ पर शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में अगर बात करेंगे तो लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी v0 थी, लेकिन मैंने जो सेक्शन कट किया था वो सेक्शन ये था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। किसी भी तरीके से समझ सकते हो सकता है आप मुझसे आसान भाषा में समझ लो, आप खुद बुक पढ़ के आसान भाषा में कर लो, इसका कोई तोड़ नहीं है भाई। तो यहाँ पर टाइम लेट अस सपोज ये t1 था और यहाँ पर टाइम कितना था, ये t2 था। यही था ना? बिल्कुल सही है, आप कहोगे बिल्कुल सही है, ये t1 था, ये t2 था। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई आपने यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट किया, ओरिजिन से भी तो स्टार्ट हो सकता था। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि भाई बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता था, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड केस लिया। स्टैंडर्ड केस में क्या है कि उसकी पहले ही अपनी कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर आप इफ़ कह करके ये बोल दो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। ठीक है भाई, मैं ओरिजिन से स्टार्ट ना करके एक स्टैंडर्ड केस ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखूंगा कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी। जब भी आप वेलोसिटी देखोगे तो आप वेलोसिटी एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे, मैंने देख लिया। अब वेलोसिटी एक्सिस पर t1 टाइम पर जो वेलोसिटी थी वो थी v1, ऐसे t2 टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी v2। तो मैं ये कहूँगा कि वेलोसिटी में चेंज तो सिर्फ इतना आया, तो इस वाली एक्सिस को यहाँ कैसे दिखाओगे? तो यहाँ दिखाने के लिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, कलर ले लेते ये वाला। तो आप कहोगे यहाँ दिखाऊंगा तो यहाँ ये होगा v2 माइनस v1। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये है चेंज इन वेलोसिटी वाला पार्ट। आप कहोगे बिल्कुल सही है, समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी सिर्फ यही तो है। कितने इंटरवल टाइम में, t1 और t2 और t1 में। अगर कहूँगा टाइम इंटरवल कितना हुआ तो आप कहोगे t2 माइनस t1, सर ये वाला हुआ, ये वाला। तो टाइम इंटरवल आपके पास ये है और आपके पास वेलोसिटी में चेंज ये है। लेट अस सपोज ये a है, ये b है और इसको आपने कह दिया c, ठीक है। और आपने क्या कहा कि यार ये जो स्लोप है ये टाइम एक्सिस के साथ लेट अस सपोज थीटा एंगल बनाए हुए हैं, लेट अस सपोज ये थीटा एंगल बनाए हुए, तब आप क्या कह रहे हो, इसकी स्लोप निकालना चाह रहे हो। तो आप क्या कह रहे हो, स्लोप। पहली बात तो इसको आप कुछ तारीफ करना चाहोगे तो आप तारीफ कर सकते हैं कि हमने इनिशियल पॉइंट पे यहाँ v0 ले लिया, ये a है, b है, जहाँ पर टाइम t1 और t2 था, लेट अस सपोज, है ना, v1 वेलोसिटी a पर थी और v2 वेलोसिटी b पर थी। ये आप सब तारीफ कर सकते हैं इसकी, लेकिन तारीफ ना करके मैं कुछ मुख्य बिंदु पर आ रहा हूँ, मेन पॉइंट्स पर आ रहा हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेट लाइन क्यों आई है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंजेस आए, तो स्ट्रेट लाइन आना तो लाजमी है। तो ये आपने देख लिया। अब ये जो है थीटा एंगल बनाए हुए, तो उसको आप लिख सकते हो, इफ थीटा इज द inclination of straight line with, अब देखो इंक्लिनेशन जो स्ट्रेट लाइन है उसका इंक्लिनेशन है किसके साथ है, टाइम एक्सिस का साथ, तो लिख दो विद टाइम एक्सिस, विद टाइम एक्सिस। ठीक है, ये वाली बात आपने लिख दी। तब इस केस में आप स्लोप निकालना चाह रहे हो, क्या निकालना चाह रहे हो, स्लोप। तो आप कहोगे स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप तो इसको बोलेंगे, ये जो थीटा बना हुआ है। तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से पैरामीटर, आपके पास बेस और एक परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर और बेस जब भी दे रखा हो तो फिर आप लगाते हो tan थीटा। तो आप कहोगे स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज tan थीटा। ये किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है आपके पास, AC। BC की वैल्यू पुट करो ग्राफ से, BC की वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस V1, और AC ये हो गया बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 माइनस T1।
ध्यान से देखते हैं ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ की स्लोप निकाल रहे हो आप। तो ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला है चेंज इन वेलोसिटी और ये है चेंज इन टाइम। इसको आप डीवी और डीटी ना दिखा करके डायरेक्ट ये कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, इसको कह सकते हो चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे क्या हो रहा है भाई, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको क्या कहते हो आप? आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है ना एक्सीलरेशन की। क्या होता है एक्सीलरेशन? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो रेट है चेंज होने का, उसको आप एक्सीलरेशन कहते हो, जिसको आप कहते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है एक्सीलरेशन को। तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए जो स्लोप होती है, स्लोप, स्लोप का मतलब है ये थीटा वाली है ना, मतलब ये वाली स्लोप, ये जो स्लोप है ये हमेशा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी आप एक्सीलरेशन निकालने के लिए जाओगे तो आप स्लोप निकाल लोगे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूं। तो ये स्लोप जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है गाइस? ये करती है एक्सीलरेशन को। तो अब एक तारीफ मैं लिख देता हूं यहां को, क्या? हेंस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम मत लिखो, अब लिख दो वेलोसिटी वीटी ग्राफ, किसके लिए? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या लिखा मैंने? हेंस स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ये हमेशा एक्सीलरेशन की वैल्यू देती है। इट मींस अगर आप ए पॉइंट पर एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हो तो ए पर वेलोसिटी देखोगे और ए पर टाइम देखोगे, ये उतना ही होगा जितना वी पर होगा। वी पर क्या होगा? ये होगा v2 अपॉन t2। तो यहां से आप ये वाली बात कह सकते हो कि जब ये है बात तो भाई इस केस में एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वो v1 अपॉन t1 भी हो जाएगा, जिसको आप v2 अपॉन t2 भी कह सकते हो, जिसको आप डेल्टा v अपॉन डेल्टा t भी कह सकते हो इंस्टेंटेनियस के, जिसको आप dv अपॉन dt भी कह सकते हो। ये तब कहोगे जब आपने लिमिट दिखा रखी होगी डेल्टा t टेंड्स टू 0। एक बात बता रहा हूँ मोटी सी, तो जब कभी भी आपको स्लोप निकालना होगा या स्लोप आप निकाल चुके हैं तो वो स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, वो एक्चुअल में आपका एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट कर करके जाएगी। तो ये वाली बात आप समझ ले हो, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कंपटीशन में यूज हो जाएगी जो मैंने अभी लिखी थी। तो ये आपने दोनों बातें देख ली। क्या दोनों बातें देख ली? कि आपने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आपने देख लिया कि क्या हुआ आपके साथ, और आपने यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के साथ साथ आपने यूनिफॉर्म मोशन में भी देख लिया कि उसका ग्राफ क्या बता रहा था। अब बात आती है तीसरी, और हमारा टॉपिक नंबर 2 है जिसमें हमसे कह रहा है भाई अब आप ये बता दो कि डिस्टेंस जो है वो कितनी कवर होगी एज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपको पता है कि सर आपने यहाँ सिखा दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंदर आपने कैसे डिस्टेंस निकाली थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको अब आप सेपरेटली समझो किसी भी तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कौन सा? एरिया अंडर द ग्राफ, है ना? एरिया अंडर द ग्राफ किसके लिए? भाई आपको सिंपल से पता है किसके लिए निकालोगे आप। तो मैंने लिख दिया एरिया अंडर द ग्राफ, है ना? थर्ड वाला पॉइंट लंबा ना लिख करके शॉर्ट में लिख दिया। अब आप इसके लिए एक ग्राफ बनाओ जो आपने अभी जस्ट पीछे बनाया था। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, आपके पास ए एक्सीलरेशन है और इस तरह से बॉडी मूव कर रही है। लेट अस सपोज जब टाइम जीरो था शुरुआत में वेलोसिटी v0 थी, आप ए पॉइंट तक पहुंच गए, फिर आप इसी तरह से बी पॉइंट तक भी पहुंचे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर आपने मान रखा था कि टाइम t1 है एंड बी पॉइंट पर आपने दे रखा था कि टाइम t2 है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी आपने v1 कह रखी थी, सिमिलरली
आपने बी पॉइंट पर वेलोसिटी को क्या कह दिया था, v2 कह दिया था। ये दो बातें निबड़ गई आपकी। इनको आप पीछे को ले लो, ये आपने ले लिया, तो ये आपका कहलाएगा v2 वाला पॉइंट और ये कहलाएगा आपका v1 वाला पॉइंट। यहाँ पर टाइम आपके पास t2 है और यहाँ पर टाइम आपके पास t1 था। अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ t1 और t2 के बीच में जो आपका टाइम इंटरवल है वो कितना हुआ, आपका होगा t2 माइनस t1। तो मैं ये कहूँगा जो हमने जर्नी ली थी वो t1 से t2 तक ली थी टाइम में, तो मैं ये कहूँगा कि इस टाइम इंटरवल में मैंने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यार ये तो बताओ। तो आप कहोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे। तो एरिया कैसे निकालोगे, आप कितने की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो इतने की बात। अगर मैं ए से बी तक की बात करूँ तो मैं ए से बी तक का ग्राफ ले लूँगा, अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस टाइम इंटरवल की बात नहीं करता, एक नए की बात कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार एक काम करो, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अब मूव करके गया है, कैसे मूव करके गया देख लो। आपके लिए एक मज़ेदार केस बना देता हूँ, इसी में ही मज़ेदार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव करके गया। कहोगे कि इस तरह से मूव करके गया कि वो v0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुँच गया। मैंने यहाँ तक टाइम कैलकुलेट कर लिया कि लेट अस सपोज ये t था और ये 0 था। तो जो मेरा a से b था, तो वहाँ से मैंने देखा a से b तक, तो a पर स्टडी कर रहा हूँ, लेट अस सपोज कि मेरे लिए टाइम 0 है, तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ होगी, वो है v0। ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा किसी पर्टिकुलर टाइम t पर, ये पहुँच गया b पॉइंट पर। अब यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, लेट अस सपोज वो v हो गई। तो ये v1 और v2 के केस खत्म हो करके डायरेक्ट किसके केस बन गए, सिर्फ v के और टाइम t का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये हो जाएगी v। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुझे बताओ 0 से t टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना डिस्टेंस मेरी बॉडी ने ट्रैवल किया। तो आप कहोगे इजीली एरिया अंडर द ग्राफ, तो कहोगे एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पर वेलोसिटी v थी और यहाँ पर v0 थी, ये v हो गई, यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम t था, तो इसका मतलब एरिया अंडर द ग्राफ तो यार यही बनेगा। आप कहोगे कि यार ये है कुछ एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व। मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई, इसी का ही तो बताओ। तो आप कहोगे इसका इस तरह से बताया जाएगा। कैसे बताया जाएगा, देखो एज वी नो, मैं लिख देता हूँ एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। आप क्या जानते हो, मोशन कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रही है। और ग्राफ जो है, ग्राफ वो टाइम एक्सिस के साथ कुछ स्लोप बनाए हुए है। एज वी नो कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो आप जस्ट इसका क्या निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी वेलोसिटी या सॉरी आपके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। तो लिखोगे एज वी नो एरिया अंडर द ग्राफ। हम जानते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ वो क्या होता भाई, बताओगे जरा। एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ, इक्वल यहां लगा रहा हूं, ऊपर का हटा देता हूं, क्या होगा। बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि यार ये तो हम खुद जानना चाह रहे हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं कि एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को। आप कहोगे यार ये तो हम जानना चाह रहे थे कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, आप ये बताओ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं कहूंगा भाई थोड़ा सबर कर ले, वो ही बताना चाह रहा हूं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। भूल जाओ कि ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को भी देता है, वो हमने पीछे पढ़ रखा है, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन दिखाना चाह रहा था मैं आपको, लेकिन भूल जाओ क्या देगा। मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ एज वी नो द एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ वो किस तरह से हम जानते हैं निकालना, हम क्या जानते हैं कि ये जो है, ये जो हैचिंग वाला पार्ट है ये एरिया अंडर द ग्राफ है। इसको कैसे दिखाओगे, ये एक तरह का क्या है, आप देखोगे 1 2 3 4 4 साइड हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, एक्चुअल में ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किस तरह से है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो इस वाली लाइन के जस्ट पैरेलल है। और आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो वो ट्रेपेजियम बन जाता है। तो आप कह रहे हो एज वी नो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब वो ट्रेपेजियम है क्या, ट्रेपेजियम का आपको नाम पता है क्या, ओ वी नोट वी टी। तो इसको आप लिख दो ओ वी नोट वी टी, ये है आपके पास, इसका एरिया बताना। तो आप कैसे निकालते हो जरा एरिया बताओ।
ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू हाइट। लो भाई ये हो गया हमारा हाइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही पूरा का पूरा ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये जानना चाहोगे कि यार सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा, तो ये वाली साइड जो है ये है V नोट, और जबकि ये वाली साइड क्या है? ये है V। तो आपके पास इन दोनों का सम कैसे होगा? V नोट प्लस V। ये है आपके पास सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आप इसको लिखोगे 1/2 V नोट प्लस V। ये हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड। और इसकी हाइट कितनी है ट्रेपेजियम की? तो ट्रेपेजियम की ये कहलाएगी हाइट। ये है t-0, जिसको आप कहोगे t, या फिर कह दो t-0। इसको सही करके देखो, इसको आप कह सकते हो V नोट प्लस V/2 इंटू t। आप V नोट प्लस V/2 यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आप इसको एवरेज वेलोसिटी कहते हो। तो ये आपके पास बना एवरेज वेलोसिटी। और ये t-t0 जो था ये टाइम इंटरवल था। क्या था? टाइम इंटरवल, जिसमें आप चेक कर रहे हो। तो जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन टाइम इंटरवल के साथ देते हैं, जब कभी भी एवरेज वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन टाइम इंटरवल के साथ देते हैं, तो ये हमेशा जो वैल्यू देकर जाता है, ये देकर जाता है डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम इंटरवल जो भी आपके पास है t-t0, उसमें जो भी टाइम है ना, टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल की गई होगी वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके पास जो वैल्यू निकल कर आई है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम इंटरवल t-0। ये तो आपके पास टाइम इंटरवल था, उसमें ये हो गई आपकी डिस्टेंस ट्रेवल। ये आपको पता कैसे लगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का जब भी आप टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हो तो अगेन वही डिस्टेंस वाला आपको क्या मिल जाएगा? डायमेंशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया? डिस्टेंस। तो ये आपके पास जो सिंपल से निकल कर आया वो क्या आ गया? डिस्टेंस निकल करके आ गया। तो ये सिंपल सी बात थी और सिंपल तरीके से आपने समझ ली। आपने एरिया अंडर द कर्व तीनों समझ लिए। तीनों का मतलब ये है इसमें आपने डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया बिल्कुल शुरुआत से। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें सेक्शन कट कर दिए, ए से बी तक की बात कर लो, आप कर सकते हो। आप छोटे से टाइम इंटरवल का भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम इंटरवल होगा है ना, उसका भी निकाल सकते हो। क्योंकि आपको करना क्या? अब एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आपको पता है ट्रेपेजियम बन लेना। जब ट्रेपेजियम बन जाएगा तो ट्रेपेजियम का आपको एरिया पता ही है। आप देख लोगे कि t1 पे कितनी वेलोसिटी थी, t2 पे कितनी वेलोसिटी, दोनों को जोड़ोगे, हाफ कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम इंटरवल से, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व निकल कर आ जाएगा, जो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बता दिया यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि पैरेलल होता है टाइम एक्सिस पर, ये मैंने बता रखा था। टाइम एक्सिस पर पैरेलल है, रिकॉल कर रहा हूँ। दूसरे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तो ये हमारा कुछ इस तरह से ऊपर को भागा था और आपने इसमें ये देख लिया था कि किस तरह से आप इसका देखा था आपने किस तरह से मैं इसके अंदर एरिया निकाल सकता हूँ और वो एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पता लगा कि वहाँ जो चेंजेस आ रहे थे उस चेंजेस को आपने एक्सीलरेशन कहा। और अगर यहाँ एरिया की बात करने बैठ जाता मैं, देखो यहाँ मैंने एक्सीलरेशन निकाल करके छोड़ दिया क्योंकि इस पॉइंट पर इसका जो स्लोप था वो एक्सीलरेशन देकर जा रहा था। लेकिन अगर आप इसमें एडिशनली ये करना चाहोगे कि इसका एरिया, देखो इसमें दिखाना चाहूँ एरिया अंडर द ग्राफ, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? आप देखो एरिया अंडर द ग्राफ, तो मैं यहाँ की बात करूँ, देखो अब इसमें बात कर लेते हैं। आप इसकी बात करोगे ना टाइम इंटरवल में, t2 - t1 में आप इसकी बात करोगे तो ये भी तो ट्रेपेजियम है। आप देखोगे कितना, आप देखोगे t1 टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, तो v1 + v2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू टाइम इंटरवल कितना डेल्टा t, या t2 - t1 कह दो, इसको यहाँ दिखा देता हूँ इनटू t2 - t1। तो बात तो वो की वही आ गई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को, ये वही बात है। तो ये आप यहाँ भी दिखा सकते थे, मैंने दिखाया नहीं था क्योंकि मैं इसको एक अलग तरीके से बताना चाह रहा था, वो मैंने आपको बता दिया, अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो मेरा मकसद था ये।
जब भी आपसे पूछे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली होगी। अगर अब भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आए तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिल्कुल ओपनली कमेंट करो, गालियाँ दो, दोस्त कहो, भाई कहो, कुछ भी, लेकिन आप लिटरली चीज़ों को समझो। मैं यही कहना चाहूँगा आपसे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आपका।